नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। प्रदेश में फर्जी वोटर्स के मामले की बात कर ली जाए तो हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ में इस मामले पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, दस्तक एनजीओ की जनहित याचिका पर यह सुनवाई होनी है। याचिका में फर्जी वोटर्स पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं दोषी अधिकारी कर्मचारी पर भी कार्रवाई की मांग इस याचिका में की गई है और इस मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो फर्जी वोटर्स का मामला जो है वो अब गहराता जा रहा है। मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो इस वक्त हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। सचिन, फर्जी वोटर्स का मामला अब और गर्माता जा रहा है। हाईकोर्ट भी आज सुनवाई करने वाला है। बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट में जो पिछली सुनवाई थी उसमें नोटिस जारी कर दिए थे। जो संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, तमाम लोगों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। अब आगे देखना होगा कि अधिकारी को जवाब आता है और आता है तो क्या आता है। याचिकाकर्ता की प्रेयर है कि कई जगह पे ऐसे वोटर्स हैं जिनके दो जगह पे नाम जोड़ दिए गए हैं, उन्हें फर्जी माना जाए। और साथ ही पहली बार इससे ही याचिका लगाई गई जिसके अंदर जो वोटर्स हैं उन पर कार्रवाई की मांग की गई। और साथ ही अगर मतदाता ने ये अपनी पहचान बताई है कि उसका नाम एक जगह से दूसरी जगह पर है, वो चाहता है कि दूसरी जगह से नाम कट जाए, लेकिन अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही से दूसरी जगह से नाम नहीं कट पाया है, तो ऐसे में दूसरे अधिकारियों की जांच करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये दो प्रेयर इस याचिका के अंदर है। पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चिट्ठी की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में ये जो याचिका है वो काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण सुनवाई आज होनी है। सचिन, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हमें आगे और भी आपसे अपडेट की जरूरत है, क्योंकि एक और मामला जो है उस पर आज सुनवाई होनी है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने के मामले की बात कर ली जाए तो हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ में इसकी सुनवाई आज होनी है। वरिष्ठ पत्रकार मिलाप चंद डांडिया और अन्य की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। याचिका में सुविधा देने वाले बिल को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुका है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिल सकती है आजीवन सुविधा, लेकिन राज्य सरकार ने जवाब दिया है प्रदेश का मामला है यूपी से पूरी तरीके से अलग, ये कहना है सरकार का। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, इस मामले को अब किस तरीके से देखा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मामले में तो आदेश दे दिए, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। देखिए, ये याचिका लगाई गई है वरिष्ठ पत्रकार मिलाप चंद डांडिया की तरफ से। वो यही कहते हुए लगाई गई है कि इसमें हाईकोर्ट को कोई फैसला नहीं सुनाना है, केवल और केवल प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे लागू करवाना है। याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि जो बिल लेके आई है राजस्थान सरकार वो ठीक उसी तरह का बिल है जो यूपी सरकार का था, लेकिन सरकार इसको नहीं मान रही है। सरकार ने जवाब में कहा है कि यूपी का मामला राजस्थान से पूरी तरह से अलग है। तो आज इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी और मांग ये की जा रही है कि जो राजस्थान में वसुंधरा सरकार बिल लेके आई जिसमें हमेशा आजीवन सुविधा रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास उन्हें बंगला मिलेगा, गाड़ी हमेशा उनके पास रहेगी। उसके अलावा कैबिनेट स्तर का जितना भी प्रोटोकॉल है वो सब उनको दिया जाएगा। तो इन तमाम तरह की चीजों को चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है और उस कानून को क्रैश करने की मांग की गई है। और अगर ऐसा होता है तो फिलहाल वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनका बंगला है उन्हें बंगला खाली करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आने वाले चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो जाती हैं तो फिर उन्हें भी बंगले पर आंच आ सकती है। लेकिन अभी एक लंबी प्रक्रिया है। अब आप देखना ये होगा कि सरकार के जवाब पर कोर्ट किस तरह की सुनवाई करता है। बिल्कुल, तो इंतजार करना होगा कि सरकार के इस फैसले पर आज हाईकोर्ट क्या कुछ आदेश देता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि आज जिलाध्यक्षों से संवाद करेंगे। प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों से संवाद करने का उनका कार्यक्रम है। जिलाध्यक्षों से फोन पर बात करेंगे राहुल गांधी, साथ ही कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए चुनावी संवाद राहुल गांधी करेंगे, जिसमें अविनाश पांडे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत भी इस कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। तो अब पूरी तरीके से कांग्रेस एक्टिव मोड में
अपने जिलाध्यक्षों को भी आज से एक्टिव करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी खुद कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। राजस्थान के रण में दूसरे दिन भी राहुल गांधी का जबरदस्त चुनावी एक्शन देखने को मिला। अपने राजस्थान दौरे के दूसरे दिन राहुल बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज मैदान में कांग्रेस की महासंकल्प रैली में शिरकत की। इस रैली में राहुल के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई कांग्रेसी दिग्गज भी मौजूद रहे। बीकानेर में राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राज्य सरकार से लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान राहुल ने किसान और रोजगार कार्ड भी खेला। किसान को सही दाम नहीं देते, सिंचाई का पानी नहीं देते, एमएसपी नहीं मिलती, ओला गिरता है, बारिश होती है, आपको कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता, बोनस छीन लिया जाता है। आप हाथ जोड़ के अपना कर्जा माफ करने को प्रधानमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से कहते हो और वो लोग आपसे कहते हैं नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। मगर 4.5 साल में हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। हम 15 लाख वाला वायदा नहीं करेंगे। हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने वाला वायदा नहीं करेंगे। मगर मैं आपको यह स्टेज से बता दूंगा कि दिल से हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे युवाओं को रोजगार देने के लिए और किसानों की रक्षा करने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए दिल से काम करेगा। और मैंने कह दिया है, हिंदुस्तान में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था, वैसे ही हम कर्जा माफ करके आपको दिखा देंगे। 17,000 स्कूल आपकी सरकार ने बंद किए हैं। बच्चों को कॉलेज भेजना है, यूनिवर्सिटी भेजना है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज में भेजना पड़ेगा और लाखों रुपए देने पड़ेंगे। कोई बीमार होता है, दिल का दौरा पड़ता है, कैंसर होता है, प्राइवेट अस्पताल में भेजो, एमआरआई लाखों रुपए, हजारों रुपए दो, इलाज के लाखों रुपए दो। अगर आप गरीब हो तो राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। मैं बीकानेर के जो छोटे उद्योग चलाते हैं उनको कहना चाहता हूं, नोटबंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर गब्बर सिंह टैक्स को हम बदल के आपको सच्ची जीएसटी देके दिखा देंगे। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, सच्ची जीएसटी आपको हम दिलवा देंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आत्मविश्वास चरम पर दिखा। मौका था ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से चैतन्य देवियों की झांकियों की, जिसमें सीएम राजे ने कहा कि हमने 5 साल में महिला शक्ति का सम्मान कायम रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमें जनता फिर आशीर्वाद देगी। और मैं हमेशा कहती हूं कि कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी मोहल्ला, कोई भी घर उनकी महिलाओं की पूजा किए बिना नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। और आप मजाक कर लो जितना करना है, परंतु मैं आप लोग सबको ये कहना चाहूंगी कि ये हर एक में दैविक शक्ति है। और जो परिवार अपनी महिलाओं की इज्जत करता है, जो परिवार अपनी महिलाओं को आदर करता है, सत्कार करता है, जो प्रदेश अपने महिलाओं का आदर और सत्कार करता है, वो परिवार, वो प्रदेश आगे बढ़ता ही है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है।
बीजेपी मुख्यालय में चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने की। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी भी बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में घोषणा पत्र में सुशासन के साथ साथ प्रदेश का विकास मजबूत हो, इस पर मंथन किया गया। बैठक में चर्चा हुई कि चुनावी घोषणा पत्र में वो वादे किए जाएं जो पूरे हो सकें। साथ ही दूसरे राज्यों के बीजेपी के घोषणा पत्रों का भी अध्ययन किया गया। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुताबिक साल 2013 के चुनावी घोषणा पत्र की 90% से ज्यादा की घोषणाएं पूरी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की बनाने के क्रम में पहली बैठक संपन्न हुई है। बैठक के अंदर हमने उन तमाम पहलुओं पर विचार किया है। राजस्थान के अवाम को एक सुशासन के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं के मजबूत ढांचा किस प्रकार मिले, और पूर्व में राजस्थान ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो विकास की दृष्टि से छलांग लगाई है, वो विकास की दर और आगे कैसे बढ़े, इस पर कयावत हुई है। हमने अलग अलग राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के अंदर जो चुनाव घोषणा पत्र उनका अध्ययन भी किया है, और जल्दी ही हम इसको रूप देंगे और अगली बैठक हमारी 13 तारीख को सुबह 11 बजे होगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तितली तूफान उड़ीसा पहुंच चुका है। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। एनडीआरएफ और ओडिशा डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स की टीमें तैनात की गई हैं। रेस्क्यू के लिए 300 इंजन युक्त नौकाएं तैयार की गई हैं। ओडिशा के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। तटीय इलाकों के लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि तितली तूफान ओडिशा पहुंच चुका है और यहां पर 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। एहतियात के तौर पर स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीमें इसमें जुटी हुई हैं। जीका वायरस को लेकर सरकार जागी है और इसको लेकर चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने जयपुर का दौरा किया। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जीका वायरस को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है और केंद्रीय टीम की गाइडलाइन के मुताबिक कई जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। साथ ही इसके रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने की भी बात कही। हमने 3 लोगों की टीम बनाई है। एक उसमें हमारे एएनएम है, एक आशा सहयोगिनी है और एक अपने नगर निगम का कर्मचारी है, और वो तीनों जाकर के घर घर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जहां भी जीका वायरस पॉजिटिव मिला है उसके 3 किलोमीटर की रेंज में हमारी टीमें जा रही है और वहां पर। चलिए अब बात राजधानी के उस स्कूल की जहां के बच्चे ये कहने को मजबूर हैं कि इस स्कूल में पढ़ाई करना नहीं है आसान। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखिए, आपको इस जगह को देखकर क्या लगा? आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कचरा डिपो है। अगर आप इस जगह को कचरा डिपो समझ रहे हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल है, बल्कि ये वो जगह है जहां पर देश का भविष्य बनाया जाता है। ये वो जगह है जहां पर पेरेंट्स इस उम्मीद से अपने बच्चों को भेजते हैं कि उनका लड़का कल उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन वो कहां पर अपना भविष्य लिख रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर का सरकारी स्कूल है, जो बस नाम का स्कूल है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आना नहीं चाहते और उसकी बड़ी वजह है स्कूल के पास बना ये डंपिंग यार्ड, जहां पर शहर से बटोर कर लाए गए कचरे को डाला जाता है। ऐसे में ये कचरा ही कल के भविष्य को आज स्कूल आने से रोक रहा है। यहाँ सामने तो कचरा डिपो है और यहाँ पर ये 5 फुट गहराई के अंदर स्कूल है,
तो बच्चे है ना कूद करके तो घुसते हैं, हम भी हमारे से भी ना तो मतलब इसमें कूदा जाता है, ना इसमें कोई पानी की व्यवस्था है, कुछ भी ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं है जो बच्चों के पढ़ाने लायक हो यहाँ पर। इस स्कूल को बने 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक स्कूल की तस्वीर नहीं बदली है, बल्कि ये स्कूल बदहाल ही होता जा रहा है। स्कूल की छत पक्की नहीं बल्कि टीन शेड की है। सुविधा के नाम पर एक दरी, कुछ टूटी कुर्सियां और ब्लैक बोर्ड की जगह काले रंग से रंगी दीवार है, जिस पर सफेद चौक से भविष्य संवारने की नाकाम कोशिश की जाती है। सामने तो आप देखो कचरे का ढेर पड़ा हुआ है पूरा, और अभी नालियां बंद कर रही है, वरना पूरी बस्ती की नालियां स्कूल में आगे खुलती थी, है ना। और ये इधर अंडर वाटर टैंक बना हुआ है, ये पानी के लिए बना था, लेकिन जब कीचड़ बढ़ता है तो सारा पानी अच्छे पानी के लिए नहीं, वो सारा कीचड़ उसमें चला जाता है। टॉयलेट है तो टॉयलेट में बारिश का पानी, गंदगी का पानी सारा भर जाता है, उसको अपनी जेब से पैसे दे के कई बार साफ करा चुके हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग का आलम ये देखिए कि 3 शेड में, इस 3 शेड के अंदर अभी जब गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में बच्चे बैठ नहीं सकते यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सरकारी स्कूलों के अंदर सर्व शिक्षा अभियान का बजट है, भारत सरकार का बजट है, राज्य सरकार का बजट है, पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी है वो घोषणाएं करती है शिक्षा के लिए अलग जगाने की बात करती है। ये कहने में अच्छा लगता है कि पढ़ना हर बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन इन तस्वीरों के बाद यही कहा जा सकता है कि अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट।